वेलकम बैक गाइस एंड इस वाले वीडियो में जो अपन टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज़ पर्ट एंड सीपीएम। पर्ट का मीनिंग होता है प्रोग्राम एवेलुएशन रिव्यू टेक्निक एंड सीपीएम होता है क्रिटिकल पार्ट मेथड। ये दोनों ही जो टेक्निक्स होती हैं दैट इज़ पर्ट जो कि आप सामने देख ही रहे हैं PERT, और सीपीएम ये दोनों ही एवेलुएशन टेक्निक होती हैं या एवेलुएशन स्ट्रैटेजीज आप इनको कह सकते हो, जिसके अंदर आप अपनी किसी भी डिसीजन को या किसी भी जो भी आप आगे करने वाले हो, जो आपका प्लान है, जो भी आपका स्ट्रैटेजी है, आप उन सारी चीज़ों को इवैल्यूएट कर सकते हो इन मेथड्स को यूज़ करके, जो कि इनका नाम सजेस्ट करता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक और क्रिटिकल पाथ मेथड। तो प्रोग्राम इवैल्यूएशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप इसमें प्रोग्राम्स को इवैल्यूएट करते हो कि किस तरीके से आपका कितना टाइम लगने वाला है, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, क्या ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्या नहीं रहेगा, वो सारे के सारे डिसीजंस जो हैं इन दोनों टेक्निक्स को यूज़ करके लिए जाते हैं। ठीक है, सो लेट्स रीड। काफ़ी इजी है वैसे ये पर्ट एंड सीपीएम, अपन प्रैक्टिकली भी देखेंगे इसको कि कैसे किया जाता है। आपके कोर्स में एग्जाम्पल्स भी हैं, तो हो सकता है एग्जामिनेशन में कोई ना कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग कि पर्ट और सीपीएम के बारे में क्या कहा गया है। One of the most challenging jobs that any manager can take on is the management of a large scale project. सबसे पहली बात तो large scale project यहीं पर ही कह दिया, that requires coordinating numerous activities throughout the organization. A myriad of details must be considered in planning how to coordinate all these activities in developing a realistic schedule and then in monitoring the progress of the project. Therefore, the managers have to rely on project management techniques to handle such large scale project. तो पहले ही बता दिया कि ये जो projects हैं ये large scale projects हैं। Project management यहाँ से मार्क करिएगा। Project management is a systematic way of planning, scheduling, executing, monitoring, and controlling the different aspects of the project in order to attain the goal made at the time of project formulation. PERT and CPM are two complementary statistical techniques. Complementary statistical techniques, important, utilized in the project management. These two are network based scheduling methods that exhibit the flow and sequence of activities and events. तो ये क्या बताते हैं, ये एग्जिबिट करते हैं आपका फ्लो, कि किस फ्लो में आपके इवेंट्स चलेंगे, कौन सा क्या शेड्यूल रहेगा एक्टिविटीज़ और इवेंट्स का। These techniques make heavy use of networks to help plan and display the coordination of all the activities. तो ये जो टेक्निक्स हैं ये यूज़ करती हैं नेटवर्क का, कि किस तरीके से आपके जो इवेंट्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, या अलग अलग स्टेजेस हैं प्रोजेक्ट के तो वो किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये टेक्निक्स का यूज़ करते हैं और उसके थ्रू नेटवर्क बन जाता है और फिर सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट डेवलप्ड, यहाँ से मार्क करिए, फर्स्ट डेवलप्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स नेवी इन द 1950s। तो पहले ये 1950s में डेवलप हुआ बाय द यूएस नेवी टू सपोर्ट द यूएस नेवीज पोलारिस न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट। पर्ट इज़ कॉमनली यूज्ड इन कंजंक्शन विद द क्रिटिकल पाथ मेथड। मतलब ये जो दोनों टेक्निक्स हैं दैट इज़ पर्ट एंड सीपीएम, नॉर्मली क्या ये कंजंक्शन में यूज़ करी जाती हैं, दैट मीन्स एक दूसरे के साथ ही यूज़ करी जाती हैं। आफ्टर डिस्कवरी बाय द नेवी इट फाउंड एप्लीकेशंस ऑल ओवर द इंडस्ट्री। DuPont's critical path method was invented at roughly the same time as PERT. Today, PERT and CPM have been used for a variety of projects including the following types, that is construction of a new plant. Normally जितने भी long duration projects होते हैं उनमें ये PERT और CPM यूज़ किए जाते हैं। तो जो यहाँ पे examples भी दिए हुए हैं, construction of a new plant, obviously new plant बनाने में जो है काफ़ी time लगता है, therefore it is a long term project. इसके साथ ही और क्या बोला है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट, अगर आप न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो उसका R&D जो है इसके अंदर कैरी आउट आप कर सकते हो। नासा स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स भी टाइम टेकिंग होते हैं तो आ सकता है। मूवी प्रोडक्शंस टाइम टेकिंग होते हैं, हो सकता है। बिल्डिंग अ शिप टाइम टेकिंग होता है, ये भी आता है इसके अंदर। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट फॉर डेवलपिंग अ न्यू वेपन सिस्टम, अगेन टाइम टेकिंग। रिलोकेशन ऑफ अ मेजर फैसिलिटी, तो मेजर फैसिलिटी मूव करने में टाइम लगता है। मेंटेनेंस ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू एक्चुअली फंक्शन, तो उसके मेंटेनेंस में भी टाइम लगता है। इंस्टॉलेशन ऑफ अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इट इज़ ऑल्सो अ टाइम टेकिंग प्रोसेस इफ़ यू हैव सीन इट इन रियलिटी, क्योंकि MIS को जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका और इंस्टॉलेशन है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, विच टेक्स अ फ्यू फ्रॉम रेंजिंग फ्रॉम अ few months, like from 4 to 5 months to entire year. Conducting an advertising campaign,
तो ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स कहलाते हैं। PERT एंड CPM आइडेंटिफाई द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एक्टिविटीज़ इन अ प्रोजेक्ट। PERT और CPM के थ्रू आप टाइम रिक्वायर्ड कैलकुलेट कर सकते हो कि अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग रास्तों से अगर आप इस प्रोजेक्ट को करो, अलग अलग तरीके से करो, तो हर रास्ते में या हर वे में या हर स्ट्रैटेजी में आपको कितना टाइम लगेगा एंड द ऑर्डर ऑफ द स्टेप्स, और जो स्टेप्स के ऑर्डर हैं वो भी इसी के थ्रू डिसाइड होते हैं। Each activity is assigned at an earliest and latest start time and the end time। यानी कब आपका जो प्रोजेक्ट है या कोई भी एक्टिविटी है वो स्टार्ट होगी और कब ख़त्म होगी, तो सबको उनका स्टार्ट टाइम और एंड टाइम जो है वो जो अलॉट कर दिया जाता है। एक्टिविटीज़ विद नो स्लैक टाइम आर सेट टू लाई along द क्रिटिकल पाथ। द पाथ मस्ट स्टे ऑन द टाइम फॉर द प्रोजेक्ट टू रिमेन ऑन शेड्यूल। अभी जब अपन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें आपको क्लियरली समझ आएगा कि जो क्रिटिकल पाथ की हम बात कर रहे हैं वो क्या होता है। तो यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ जिनमें कोई स्लैक नहीं होता, स्लैक टाइम मतलब वेट टाइम, तो ऐसी एक्टिविटीज़ जिनमें कोई स्लैक नहीं होता, ऐसी एक्टिविटीज़ को आप क्रिटिकल पाथ पे रखते हो। क्रिटिकल पाथ जो है एकदम मेन पाथ होता है प्रोजेक्ट का। अगर आपको टाइमली कंप्लीशन चाहिए प्रोजेक्ट का, तो ये आपको क्रिटिकल पाथ जो होता है नेटवर्क के अंदर उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो वर्ड याद रखिएगा क्रिटिकल पाथ। अभी अपन एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें आपको पूरा क्लियरली समझ में आएगा कि क्रिटिकल पाथ कैसे निकालते हैं। अगला जो मेथड है दैट इज़ CPM, विच इज़ अगेन क्रिटिकल पाथ मेथड ही इसका नाम है। जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा कि क्रिटिकल पाथ में आपको रहना ही पड़ता है, वैसे ही यहाँ पर अपन CPM के बारे में कुछ की पॉइंट्स देखेंगे कि क्रिटिकल पाथ मेथड क्या होता है। इट इज़ अ project modeling technique that is developed in the late 1950s by Morgan R. Walker of DuPont and James E. Kelly Jr. of Remington Rand। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, किसने इसको डेवलप किया आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, सो प्लीज़ मार्क इट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। CPM computes the longest path of the planned jobs, जो सबसे longest path होता है और activities to the logical endpoints or the end of the project, and the earliest and the latest time by which each activity can start and finish without making the project longer. This process determines the activities that are critical or on the longest path and having a total float that is can be delayed without making the project longer। तो यहाँ पर क्रिटिकल पाथ जो होता है दैट इज़ द लॉन्गेस्ट पाथ इन अ प्रोजेक्ट, और जो सबसे ज़रूरी पाथ होता है क्योंकि आपको वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना ही पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू रीच द एंड पॉइंट ऑफ योर प्रोजेक्ट्स, तो आपको उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना ज़रूरी होता है। तो उसमें जितना भी टाइम लगता है उसको कहा जाता है टोटल फ्लोट। ठीक है, तो जितना भी टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टोटल फ्लोट, और जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होता है आपके प्रोजेक्ट का दैट इज़ नोन एज द क्रिटिकल पाथ। Critical path analysis is an effective and powerful method for assessing what jobs and activities must be carried out। किस तरीके के jobs और activities आपको carry out करना ज़रूरी है। Where parallel activities can be performed, कहाँ पर आप parallel activities कर सकते हो। अगर parallel activities हैं तो उससे आपका time save होता है। Shortest time to complete a project, सबसे कम time कितना लगेगा। Resources needed for a project। ठीक है, फिर उसके बाद द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी शेड्यूलिंग एंड टाइमिंग ये भी बता देता है। टास्क प्रायोरिटीज़ भी बता देता है कि कौन कौन सी आपके लिए प्रायोरिटीज़ रहेंगी। मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ शॉर्टनिंग द टाइम ऑन अर्जेंट प्रोजेक्ट्स, ये भी आपको जो है क्रिटिकल पाथ मेथड बता देता है। An effective critical path analysis can make the difference between the success and failure on complex projects. It can be very useful for assessing the importance of problem faced during the implementation of the plan। तो कोई भी प्रॉब्लम्स अगर प्रोजेक्ट में आती है तो उसको आप क्रिटिकल पाथ मेथड से एनालिसिस उसका कर सकते हो। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएशन की पर्ट और CPM में होता क्या है। तो ध्यान देते जाइएगा, अपन नीचे इसमें एक एग्जाम्पल है वो भी अपन करेंगे, तो आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा कि अपन किस बारे में बात कर रहे हैं। तो स्टेप्स इन पर्ट एंड CPM, ईच प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इंडिपेंडेंट जॉब्स एंड एक्टिविटीज़, बट ऑब्वियसली एक प्रोजेक्ट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो कैरी आउट होती हैं। It is vital to identify and distinguish the various activities required for the completion of the project and list them separately। तो it is very important that you identify each of the steps, या जो जो भी एक्टिविटीज़ हैं आपको कैरी आउट करनी है, और आपको उन सारी की सारी एक्टिविटीज़ को इंडिविजुअली जो है लिस्ट आउट करना पड़ेगा। पहला स्टेप है इसके अंदर। दूसरा स्टेप, आफ्टर लिस्टिंग द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस
ऑफ दीज जॉब्स नीड टू बी डिटरमाइंड। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ दीज जॉब्स का मतलब होता है किस ऑर्डर में आप आगे बढ़ोगे, कौन सी एक्टिविटीज़ पहले करनी है, फिर नेक्स्ट कौन सी, फिर नेक्स्ट कौन सी, फिर नेक्स्ट कौन सी और फाइनल कौन सी। तो आपको एक सीक्वेंस डिसाइड करना पड़ेगा, उनकी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस आपको डिसाइड करना ज़रूरी है सेकेंड स्टेप में। पहले स्टेप में तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब आप उनके प्रेसिडेंस का ऑर्डर यानी जो उनका फ्लो है उसको जमा लो। सर्टन जॉब्स विल हैव टू बी डन फर्स्ट, कुछ जॉब्स ऐसे होंगे जिनको पहले करना होगा। देयरफॉर दीज जॉब्स हैव टू बी completed बिफोर द अदर्स शुड बी डिटरमाइंड। तो ऐसे जॉब्स को आपको पहले करना पड़ेगा, इससे पहले कि आप और जॉब्स के बारे में सोचो। ऑल्सो अ नंबर ऑफ जॉब्स में बी कैरिड आउट साइमल्टेनियसली, कुछ जॉब्स ऐसे होंगे जिनका आप एक साथ कैरी आउट कर सकते हो। ऑल सच दीज रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट जॉब्स नीड टू बी क्लियरली लेड डाउन। सारे के सारे जॉब्स और उनकी प्रायोरिटीज़ यानी किस ऑर्डर में आप उनको कैरी आउट करोगे, और अगर उनके बीच में कुछ पैरेलल वर्क हो सकता है यानी साथ में अगर दो जॉब्स हो सकते हैं तो वो भी आपको लिस्ट डाउन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप साइमल्टेनियसली जॉब्स कैरी आउट करना स्टार्ट करोगे तो जो टाइम लिमिट है प्रोजेक्ट का वो काफ़ी सेव हो जाएगा। देन अ पिक्चर और अ ग्राफ portraying each of these jobs should be drawn, showing the predecessor and the successor relationships among them। उसके बाद एक ग्राफ बनता है या एक डायग्राम बनता है जो नेटवर्क फ्लो टाइप का होता है, जिसके अंदर आप जॉब्स को लिस्ट डाउन करके सर्कल वाइज जो है जॉब्स बनाते हो और फिर उनको कनेक्ट करते हो कि कौन सा जॉब किस जॉब से कनेक्ट हो रहा है, मतलब ऑर्डर क्या है, कहाँ से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट कौन सा जॉब होगा, फिर कौन सा जॉब होगा एंड फाइनली कौन सा जॉब होगा। ठीक है। दिस ग्राफ शोज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ ईच जॉब। हर जॉब के लिए आप उसके ऊपर टाइम लिमिट लिख देते हो कि इतने इतने टाइम में ये जॉब खत्म होगा। सो ये जो ग्राफ है आपको बता देता है कि टाइम का फॉर कंप्लीशन कितना है। आगे क्या कहा है, दिस इज नोन एज द प्रोजेक्ट ग्राफ और द एरो डायग्राम। इसको कहा जाता है प्रोजेक्ट ग्राफ और द एरो डायग्राम। ठीक है। द थ्री स्टेप्स गिवन अबव कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। यहाँ पर अब अपन को एग्जाम्पल करना है तो ध्यान से सुनिएगा एग्जाम्पल को और साथ में साथ अप्लाई करते हुए भी चलेगा। सपोज अ मैनेजर विशेज टू ड्रॉ अ प्रोजेक्ट ग्राफ फॉर प्रिपेयरिंग एन ऑपरेटिंग बजट फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म। उसको एक ऑपरेटिंग बजट बनाना है एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए। To accomplish this project, the company salesman must provide the sales estimate in units for the period to the sales manager, who would consolidate it and provide it to the production manager। तो पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कितनी सेल्स का टारगेट लेके चल रहे हो, कितने यूनिट्स हैं जो आपको चाहिए, और फिर आपका जो बजट है वो प्रोडक्शन मैनेजर को दिया जाएगा। He would estimate the market prices of the sale and give the total value of the sales of the units to be produced and assign the machines for their manufacturer। तो जो आपका प्रोडक्शन मैनेजर है वो मार्केट प्राइस कैलकुलेट करेगा और उसके बाद ये बताएगा कि कितने यूनिट्स जो है प्रोड्यूस होने चाहिए, और फिर उसके बाद जो है मशीन्स को इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि इतना इतना प्रोडक्शन कैरी आउट करना है। He would also plan the requirement of labor and other inputs and give all these schedules together with the number of units to be produced to the accounts manager, who would provide the cost of production data to the budget officer। और इसके बाद ये वो डिसाइड करेगा कि लेबर और इनपुट कितना रिक्वायर्ड है और उनमें कितना कॉस्ट लगेगा, और ये पूरा का पूरा प्रपोजल जो है आपके अकाउंट्स मैनेजर के पास जाएगा। उसके बाद पूरा वो बजट प्रिपेयर करके आपके बजट ऑफिसर को देगा। Using the information provided by the sales, production, and accounting departments, the budget officer would make the necessary arrangements for internal financing and prepare the budget। उसके बाद आपका बजट ऑफिसर जो है इंटरनल फाइनेंसिंग से जितना फाइनेंस रिक्वायर्ड है उतना प्रिपेयर करेगा, अरेंज करेगा फाइनेंस को, और फिर अकॉर्डिंगली बजट बनेगा। वी हैव सीन द प्रोजेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द बजट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। तो अपन ने ऊपर देखा है कि काफ़ी एक्टिविटीज़ जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो अब अभी अगर अपन यहाँ पर देखें कि जो अपन ने ऊपर कैरी आउट किया, तो यहाँ पर बोला गया है कि किस तरीके से जो है कितना टाइम लगता है हर चीज़ में। सो दीज एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस आर गिवन बिलो। अब यहाँ पर इन्होंने प्रेसिडेंस के ऑर्डर में जो है एक्टिविटीज़ को जो है कर दिया है, मतलब लिस्ट डाउन कर दिया है। ठीक है। अब इसको अपन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, सबसे पहला कॉलम है आपका जॉब आइडेंटिफिकेशन का। तो उन्होंने इसको आइडेंटिफाई कर लिया ए, बी, सी, डी और ई। जो आपका जॉब आइडेंटिफिकेशन ए है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, फोरकास्टिंग द यूनिट ऑफ सेल्स। और ये कौन से डिपार्टमेंट का है, सेल्स का। और इसमें टाइम कितना लगता है फोरकास्ट करने में, 14 दिन का टाइम जो है वो आपको लग जाता है। ठीक है। दूसरा जो जॉब आइडेंटिफिकेशन है दैट इज़ बी। अब यहाँ पे जब हम ऑल्टरनेट की बात कर रहे हैं तो ऑल्टरनेट का मतलब होता है फ्रॉम जॉब 1 टू जॉब 2।
मतलब वन जॉब से लेके फ्रॉम जॉब नंबर 1 टू जॉब नंबर 2 यानी पूरा फोरकास्ट करने में 14 दिन लगते हैं। तो जो 1 पोजीशन है दैट इज़ अवर स्टार्टिंग इवेंट, और जो 2 पोजीशन है वो हमारा फोरकास्ट ख़त्म होने का इवेंट है। तो 1 से लेके 2 पे जाने में हमें 14 दिन लगते हैं, मतलब पूरा का पूरा फोरकास्ट करने में हमें 14 डेज़ लग जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है बी, जहाँ पर आप सेल्स प्राइसिंग की बात करते हो। तो सेल्स प्राइसिंग भी सेल्स डिपार्टमेंट का काम है, और सेल्स प्राइसिंग डिसाइड करने में आपको 10 दिन लगते हैं। ठीक है। फिर आता है सी। सी क्या है? प्रिपेयर द प्रोडक्शन शेड्यूल्स। अब देखिए, यहाँ पर फोरकास्टिंग करने के बाद यानी सेकेंड नंबर जॉब कंप्लीट करने के बाद आप फोर्थ पर जा सकते हो, आप थ्री पर जा सकते हो। फोर्थ और थ्री दोनों करने में जो है आपको टाइम लगेगा। अब जॉब नंबर बी में कौन से दो इवेंट्स इन्वॉल्व हैं? दैट इज़ 2 to 4, यानी प्राइसिंग का कहाँ से कहाँ तक का जॉब होगा आपका, स्टार्टिंग फ्रॉम इवेंट नंबर 2 एंड एंडिंग एट इवेंट नंबर 4। तो ये जॉब करने के लिए कितने दिन रिक्वायरमेंट है? 10 दिन। अब उसके बाद जो जॉब नोटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन सी है वो स्टार्ट होगा इवेंट नंबर 2 और एंड होगा इवेंट नंबर 3 पर। तो एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये दोनों बी और सी जो इवेंट है वो 2 के बाद स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब जैसे ही आपका फोरकास्ट कंप्लीट हो जाएगा उसी टाइम आपका प्राइसिंग ऑफ सेल्स होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसी साथ ही प्रोडक्शन शेड्यूल भी फोरकास्ट ऑफ सेल के बाद ही बनेंगे। क्योंकि अपन ने ऊपर पढ़ा भी था कि एक बार जब फोरकास्टिंग ऑफ यूनिट ऑफ सेल्स हो गई उसके बाद आपका प्रोडक्शन बजट बनता है और फिर प्राइसिंग भी उसके साथ ही साथ होती है। तो ये सेकेंड चीज़ ख़त्म होने के बाद, मतलब इवेंट नंबर 2 जब आपकी फोरकास्टिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा इवेंट नंबर 4 और इवेंट नंबर 3, दैट इज़ प्राइसिंग, सेल्स एंड प्रिपेयरिंग द प्रोडक्शन। तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है और इसमें आपको लगते हैं 7 दिन। ठीक है। उसके बाद जॉब नंबर डी जो है दैट इज़ कॉस्टिंग। वो कब होगा? वो तब स्टार्ट होगा जब इवेंट नंबर 3 हो जाएगा, यानी आपका प्रोडक्शन का शेड्यूल जो है बन जाएगा, उसके बाद उसकी कॉस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो कॉस्टिंग होना स्टार्ट होगी, दैट विल बी इवेंट नंबर 3, और ये एंड होगा इवेंट नंबर 4 पर, यानी 4 दिन में ये वाला जॉब होगा। अब उसके बाद आता है जॉब नोटिफिकेशन डी विच विल स्टार्ट एट इवेंट नंबर 4, यानी जब आपका प्राइसिंग हो जाएगा सेल्स का और आपका कॉस्टिंग भी ख़त्म हो जाएगा, तब फिर आपका फाइनल बजट जो है वो बन के तैयार होगा, एंड दिस विल बी डन इन 10 days। ठीक है। सो टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर द प्रोजेक्ट इज़ 45 days। अब अगर हमको इसे ग्राफ के तौर पर अगर बनाना है तो ये नीचे यहाँ पर आपको एक ग्राफ बना हुआ दिखेगा इसका। आप अब इमेज से अपन यानी ग्राफ से अपन टेबल को कंपेयर करते हैं। ठीक है। इन दिस ग्राफ द जॉब आर शोन एज एरोज लीडिंग फ्रॉम वन सर्कल ऑन द ग्राफ टू अनदर। तो ये जो सर्कल होता है ना दैट इज़ द इवेंट। ठीक है। एक इवेंट से दूसरे इवेंट पर जाने के लिए जो है कितना टाइम लग रहा है वो अपन को ग्राफ में इवेंट बाय इवेंट शो करना है। Thus, the arrow which is connecting the two circles represents a job. The circle 1 and circle 2 represent a job, that is forecasting of unit sale which would take 14 days। ठीक है। तो ये इवेंट या इसे जॉब भी कहते हैं। तो ये 1 से लेके 2, अब अपन ने सबसे पहला देखा था जॉब नंबर ए जिसमें ऑल्टरनेट दिया हुआ है 1 to 2, यानी आप इवेंट नंबर 1 से स्टार्ट करोगे और कहाँ जाके एंड होगा ये इवेंट नंबर 2 पर। तो इस पूरे ए जॉब को करने में आपको कितने टाइम लग रहा है? 14 डेज। ठीक है। अब इवेंट नंबर 2 ख़त्म होने के बाद अपन ने देखा था कि जो 2 जॉब्स यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे बी एंड सी, क्योंकि इवेंट नंबर 2 ख़त्म हो गया है। अब ये इवेंट नंबर 3 और इवेंट नंबर 4 की तरफ जाएगा। अब ये दोनों ही जॉब्स जो हैं 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो एक ही स्टार्टिंग पोजीशन से ये जाएंगे। फिर इवेंट नंबर 2 से इवेंट नंबर 4 में जाने में हमें कितना टाइम लग रहा है? 10 दिन। दिस इज़ अपना जॉब नंबर बी। ठीक है। फिर हमें इवेंट नंबर 2 से इवेंट नंबर 3 पे जाने में कितना टाइम लग रहा है? 7 दिन। दिस इज़ अवर जॉब नंबर सी। अब जो जॉब नंबर डी है वो कब होगा? थर्ड वाले इवेंट के बाद। तो हमने देखा था कि सी वाला जो जॉब है वो 2 to 3 है, यानी 2 से 3 तक पहुंचेगा 7 दिन में, और जब 3 ख़त्म हो जाएगा तब ये जॉब नंबर जो डी है वो स्टार्ट होगा, और ये जॉब नंबर डी एंड होता है 4 पर। तो 3 से 4 पे जाने में हमें कितना टाइम लग गया? 4 डेज़। और फिर इसके बाद जॉब नंबर 4, यानी जब ये इवेंट 4 हो जाएगा तब स्टार्ट होगा मूविंग टुवर्ड्स इवेंट नंबर 5, और ये वाला जो हमारा जॉब है दैट इज़ ई, और ये इसको करने में हमें लगते हैं 10 डेज। सो दिस इज़ हियर। तो इस तरीके से जो है आपका नेटवर्क पूरा बनता है। आपको जॉब्स को डिटरमाइन करना पड़ता है इवेंट्स के थ्रू कि 1 to 2
एक वन इवेंट एंड सेकेंड इवेंट, तो वन से सेकेंड इवेंट में जाने में कितना टाइम लगा, दैट विल बी वन पाथ। फिर उसके बाद सेकेंड इवेंट होने के बाद और कौन कौन सी इवेंट स्टार्ट हो रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको जो है पूरा डायग्रामेटिकली इसको बनाना होता है। और फिर उन एरोज़ के ऊपर भी आप नंबर ऑफ़ डेज़ लिख देते हो कि एक इवेंट से दूसरे इवेंट में जाने में आपको कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, ये था अपना सेकेंड स्टेप तक जब आप पूरा ग्राफ बना लेते हो। ग्राफ बनाने के बाद आपको जो है पाथ कैलकुलेट करने पड़ते हैं। अब अगर अपन ग्राफ की बात करें तो यहाँ से कितने पाथ कैलकुलेट हो रहे हैं, हमें जाना है इवेंट नंबर 1 से लेके इवेंट नंबर 5 तक। अगर हम ग्राफ की बात करें तो हम ग्राफ में देखें तो हमें कितने यहाँ पर पाथ दिख रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। फर्स्ट से अपन ने स्टार्ट किया, फर्स्ट से स्टार्ट किया, सेकंड पर पहुँचे, सेकंड से फोर्थ पर पहुँचे और फोर्थ से फिफ्थ पर आए, तो ये एक पाथ हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने फर्स्ट से स्टार्ट किया, हम सेकंड पर आए, सेकंड से गए थर्ड पर, थर्ड कहाँ कनेक्ट कर रहा है हमें, फोर्थ पर, और फोर्थ से फिर आए हम फिफ्थ पर। तो कौन कौन से दो पाथ्स हैं जो अपन ने आइडेंटिफाई करे, एक तो अपन ने आइडेंटिफाई किया है फर्स्ट से लेके सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। अगर हमें नंबर ऑफ़ डेज़ भी इसके लिखने हैं तो फर्स्ट से सेकंड जाने में हमें लगेंगे 14 डेज़, सेकंड से थर्ड में आने में हमें लगेंगे 7 डेज़, थर्ड से फोर्थ में आने में लगेंगे हमें 4 डेज़, फोर्थ से फिफ्थ में आने लगेंगे हमें 10 डेज़। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हमें इसका टोटल लिखना पड़ेगा, यानी 35 डेज़ टोटल लग जाएगा हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में। और जो हमने दूसरा पाथ आइडेंटिफाई किया है उसमें हमें कितना टाइम लग रहा है, तो दूसरा पाथ अपना कौन सा है, फर्स्ट से हम पहले जाएंगे सेकंड पर, सेकंड से हम जाएंगे फोर्थ पर, फोर्थ से हम जाएंगे फिफ्थ पर। ठीक है, तो कितना टाइम लग गया यहाँ पे, फर्स्ट से सेकंड में आने में 14 दिन, सेकंड से फोर्थ में जाने में 10 दिन, फोर्थ से फिफ्थ में आने में 10 दिन, टोटल हमें लग गए 34 डेज़। तो ये दो पार्ट्स जो हैं हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। वही जो दो पार्ट्स हैं नीचे यहाँ पर टेबल में आपको डिटरमाइन किए हुए हैं, दैट इज़ 1 2 4 एंड 5, दिस नंबर ऑफ डेज आर 34 डेज, एंड 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ डेज आर 35 डेज। तो जो क्रिटिकल पाथ होता है वो होता है लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। यानी यहाँ पर अगर इस डायग्राम में हमें क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करना है तो हमारे यहाँ पर जो क्रिटिकल पाथ है दैट इज़ ये वाला, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, राइट, दिस इज़ द क्रिटिकल पाथ, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाथ है। तो क्रिटिकल पाथ होता ही है जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होता है। ठीक है, तो ये जो टेक्निक्स होती हैं इनको PERT यानी प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक और क्रिटिकल पाथ एनालिसिस इसी को ही कहा जाता है। जो क्रिटिकल पाथ होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होता है। ओके, तो अपन आगे इसका इंटरप्रिटेशन पढ़ें और उसके बाद एक एग्जाम्पल और है जो अपन देखते हैं। अब अपन आगे पढ़ें, सर्कल्स 2 and 4 represent job B which will take 10 days and so on. It would be seen that job C is not dependent upon job B, therefore two jobs can be done simultaneously. मैंने आपसे कहा ही था कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है यानी सेकंड, तो सेकंड से जब ये दो जॉब स्टार्ट हो रहे हैं तो ये साथ में किए जा सकते हैं, they can be conducted simultaneously. Once we reduce the project network of the number of activities and events, we estimate the activity durations. We are in a position to determine the minimum time required for the completion of the whole project. To do so, one must find the longest path or the sequence connecting the activities through the नेटवर्क। मतलब पूरे प्रोजेक्ट को करने के लिए आप मिनिमम टाइम भी निकाल सकते हो, मिनिमम टाइम होगा जो सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन होगा, और लॉन्गेस्ट टाइम भी निकाल सकते हो, जो लॉन्गेस्ट टाइम होगा उसे हम कहते हैं क्रिटिकल पाथ ऑफ द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, टू डू सो वन मस्ट फाइंड द लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ द सीक्वेंस कनेक्टिंग द एक्टिविटीज थ्रू द नेटवर्क, दिस इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल पाथ ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, in the ongoing example, there are two paths. One is connecting circle numbers 1, 2, 4, and 5. This path will take 34 days. In the other path, connecting the circles 1, 2, 3, 4, 5, this path will take 35 days. Clearly, second path is the critical path. It may, however, be noticed that this time is shorter than the total time listed in table 1, which shall be 45 days. Okay,
दिस इज़ बिकॉज जॉब्स बी एंड सी कैन बी डन साइमल्टेनियसली। तो जो हमारा टेबल था जिसके अंदर हमने ये देखा था कि टोटल अपने को टाइम यहाँ पर लग रहा है 45 डेज़ का, लेकिन अगर हमने ये डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है तो हमें पता चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें 35 डेज़ में ये प्रोजेक्ट हमारा हो जाएगा, क्योंकि जो 2 और 4 और यहाँ पर 2, 3 और 4 ये साइमल्टेनियस जॉब्स हैं, तो ये एक साथ भी किए जा सकते हैं। तो इस इवैल्यूएशन की मदद से हम अपने टोटल टाइम पीरियड को जो है रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि कितने जॉब्स हैं हम साथ में कर सकते हैं, जिसके कारण जो है हमारा टाइम पीरियड रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है पर्ट और सीपीएम का। आगे पढ़ें। This technique is very useful in case of projects which involve a large number of activities. It makes the project manager list out all the possible activities, their relationships, find out which activities can be performed first, which next, and which can be performed simultaneously so as to find out the best possible manner of completing the project. अब यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है, let us do, अपन इसमें से देखते हैं कि क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा। ऑलवेज रिमेंबर क्रिटिकल पाथ इज़ द लॉन्गेस्ट पाथ, और कौन कौन से पाथ्स जो हैं इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस आइडेंटिफाई कौन कौन से पाथ्स यहाँ पे आ सकते हैं। सबसे पहला पाथ आपका ये हो सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 यू गो टू 2, देन फ्रॉम 2 you go to 3, then you have 3 to 5 and 5 to 8। हाईएस्ट इवेंट नंबर है 8, लोएस्ट इवेंट नंबर है 1। तो आपको लोएस्ट इवेंट नंबर से हाईएस्ट इवेंट नंबर की तरफ जाना है। तो अपन ने कौन सा पाथ आइडेंटिफाई किया है, 1 to 2 to 3 to 5 एंड टू 8। अब इसका टाइम ड्यूरेशन कितना है, 1 to 2 का है 4 डेज, 2 to 3 का है 2, 3 to 5 का है 3 एंड 5 to 8 का है 1। राइट, टोटल आता है हमारा 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 10 डेज़ का हमें यहाँ पर एक टाइम पीरियड मिल गया। नाउ लेट अस फाइंड आउट ऑल्टरनेटिव पाथ। ठीक है, अपन स्टार्ट करें 1 से, पहुँचे 2, 2 से वी वेंट टू 4, 4 से वी वेंट टू 5 एंड 5 से वी वेंट टू 8। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट वाला पाथ हमने चूज़ किया दैट इज़ 1 से लेके 2, 2 से लेके 4, 4 से 5 एंड 5 से 8। टाइम पीरियड कितना हो गया इसमें, 1 to 2 का 4 डेज़, 2 to 4 का अगेन 4 डेज़, 4 to 5 का 9 डेज़ एंड 5 to 8 का 1 डे। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 4 + 4 + 1 + 9, तो ये है आपका 18 डेज़। ठीक है, नाउ लेट अस आइडेंटिफाई द नेक्स्ट पाथ। 1 से हम चले सीधा अब 6 पर, 6 से हम गए 5 एंड 5 के बाद 8। तो नेक्स्ट हमने कौन सा पाथ जो है डेवलप किया यहाँ पर, 1 to 6, 6 to 5 एंड 5 to 8। ठीक है, तो टाइम पीरियड्स कितने हैं यहाँ पर, 1 to 6 का है 2, 6 to 5 का है 5, 5 to 8 का है 1। तो टोटल कितना हो गया, 5, 6, 7, 8, 8 डेज ये वाले पाथ पे। देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव, 1 से हम गए 6 पर, 6 से हम गए 7 और 7 से हम गए 8। तो क्या पाथ निकला है अपना, 1 से 6 से 7 एंड लास्ट में 8। ड्यूरेशन कितना है, 2 + 7, राइट, 1 to 6 का है 2, 6 to 7 का है 7 एंड 7 to 8 का है 10। तो यहाँ पर आपका आया है 19 डेज। अब इन सब पार्ट्स में से लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन किसका आया, आपका आया है 19 डेज़ का ये वाला। सो व्हाट इज़ द क्रिटिकल पाथ, अगर इस वाले जो डायग्राम है इसमें मुझे क्रिटिकल पाथ मार्क करना है तो कौन सा होगा आपका क्रिटिकल पाथ, इट विल बी 1, 6,
7 and 8 being the longest path. अब ये 1, 6, 7 और 8 ये एक्टिविटीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो क्रिटिकल पाथ में है सारी की सारी, तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए ये एक्टिविटीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं 2, 3, 4, 5, है ना, ये वाली जो एक्टिविटीज़ हैं ये सब पैरेलल एक्टिविटीज़ हैं। कैसे? अब देखिए 1 to 2 इसके पैरेलल आपकी और कौन सी एक्टिविटी हो गई? 1 to 2 एक ही एक्टिविटी है। फिर इसके 2 to 5 के पैरेलल है आपकी 1 to 6। इस तरीके से सब पैरेलल एक्टिविटीज़ हैं। मेन आपका फोकस होना चाहिए 1 से हमें स्टार्ट करना है और हमें 8 तक पहुंचना है। तो ये करने के लिए हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, ये सारी एक्टिविटीज़। अब इनमें से काफ़ी एक्टिविटीज़ पैरेलल है। 1, 2, 4, 5, 8 पैरेलल है 1, 6, 7, 8 के, और सिमिलरली 6 to 5 पैरेलल है 7 to 8 के, और 2 to 5 यानी 2, 3, 5 ये पैरेलल है 2, 4, 5 के। ठीक है, तो इस हिसाब से आप पैरेलली एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर सकते हो। और फाइनली आपको 1 से लेके 8 तक पहुंचना है। यहाँ पर आपका क्रिटिकल पाथ 19 डेज़ का है, जो कि नीचे टेबल में भी दिया हुआ है। ठीक है, आई होप क्लियर रहा होगा, क्योंकि इसमें आपको पता भी चल जाता है कि लॉन्गेस्ट कितना पाथ है, क्या ड्यूरेशन है, और कितने टाइम पीरियड में जो है आपका प्रोजेक्ट ख़त्म हो सकता है। कि ये नेटवर्क बनाने से हमें ये पता चल जाता है कि शॉर्टेस्ट टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा, कौन कौन सी पैरेलल एक्टिविटीज़ हैं, लॉन्गेस्ट टाइम ड्यूरेशन कौन सा रहेगा, और क्रिटिकल पाथ कौन सा है, यानी मेन पाथ है जिसको फॉलो करना ज़रूरी है, दैट इज़ द क्रिटिकल पाथ। सो एडवांटेजेस ऑफ PERT, अब हमें पढ़ने हैं इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। Advantages of PERT, that is project evaluation review technique. It compels the managers to plan their projects critically in considerable detail from beginning to the end and analyze all factors affecting the progress of the plan. तो ये मैनेजर्स को जो है, अगर ये इस तरीके से प्रोजेक्ट इवेलुएट करना है तो उनको ग्राफ बनाना पड़ता है, और ग्राफ बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप सारी की सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करें। It provides the management a tool for forecasting the event impact of the schedule changes. The likely trouble spots are located early enough to make preventive measures and corrective actions. तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको एक टेक्निक मिल जाती है जिससे आप जो है फोरकास्ट कर सकते हो अपने शेड्यूल चेंजेस को, कि कौन कौन से शेड्यूल चेंजेस हमको कैरी आउट करने हैं, क्या फोरकास्ट रहेगा उनका, और ये भी आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स या करेक्टिव एक्शंस आप ले सकते हो। अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डेटा मे बी प्रेजेंटेड इन अ प्रिसाइज मैनर, तो ग्राफ बनाते टाइम आप काफ़ी सारा डेटा जो है एक प्रिसाइज मैनर में सर्कल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हुए आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपको पता भी चल जाएगा कि इवेंट्स की प्लेसिंग कैसे हुई है। द टास्क रिलेशनशिप्स आर प्रेजेंटेड ग्राफिकली फॉर ईजियर इवेल्युएशन, तो ये तो अपन ने देखा ही कि ईजियर इवेल्युएशन के लिए आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो। The PERT time is based upon three-way estimate and hence the most objective time in the light of uncertainties and results in greater degree of accuracy in time forecasting। तो इससे जो है टाइम फोरकास्टिंग आपकी काफ़ी easily और accurate तरीके से हो जाती है। Results in improved communication with all concerned parties such as designers, contractors, project managers, etc. The network will highlight the areas that require attention of higher priority to the key jobs without ignoring the lower priority task। का इवेंट्स का नेटवर्क बन जाता है, तो आपको आइडिया लग जाता है कि कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो पहले होने हैं, कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है। याद रखिएगा क्रिटिकल पाथ पे जितने भी इवेंट्स होंगे, यानी लॉन्गेस्ट पाथ पर जितने भी इवेंट्स होंगे वो सबसे क्रिटिकल इवेंट्स हैं। उनके साथ साथ जो पैरेलल इवेंट्स हैं वो आप साथ में भी कर सकते हो, लेकिन क्रिटिकल पाथ वाले इवेंट्स पहले होना बहुत ज़रूरी है, मतलब उनका होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ PERT, अब एडवांटेजेस तो अपन ने देखी ही, अब अपन देखें लिमिटेशंस। देयर इज़ एन अनसर्टेनिटी अबाउट द एस्टिमेट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज ड्यू टू बीइंग बेस्ड ऑन अजम्पशंस। सिंस ये अजम्पशन बेस्ड है तो आप श्योर शॉट नहीं कह सकते कि इतना टाइम ड्यूरेशन में प्रोजेक्ट हो जाएगा। हो सकता है टाइम ड्यूरेशन से ज़्यादा टाइम लगे, एस्टिमेटेड ड्यूरेशन से ज़्यादा टाइम लगे, एस्टिमेटेड ड्यूरेशन से कम टाइम भी लग सकता है। The cost may be higher than the conventional methods of planning, and as it needs a high degree of planning skill and minute details resulting in the rise in time and manpower resources. Since यहाँ पर काफ़ी minute details निकालनी पड़ेंगी, तो इस
जो ये PERT और CPM का मेथड है, इसको कैरी आउट करने में आपका ज़्यादा टाइम और ज़्यादा पैसा लग सकता है, क्योंकि काफ़ी माइन्यूट डिटेल्स भी जो हैं आपको यहाँ पर निकालनी पड़ सकती हैं। It is not suitable for relatively simple and repetitive processes such as assembly line work, which are fixed sequence jobs. तो ये सिंपल और रिपीटेटिव प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है ज़्यादा काम नहीं आता। दो बट ऑब्वियसली क्योंकि रिपीटेटिव प्रोजेक्ट्स हैं तो वो ज़्यादातर इनमें काम नहीं आता, और सिंपल प्रोजेक्ट्स तो आप ऐसे ही इवेलुएट कर सकते हो। यू डू नॉट नीड टू कैरी आउट माइन्यूट डिटेल्स फॉर दैट। ओके, अब इसमें सबसे लास्ट में बस अपने पास है इसका कंपैरिजन, तो एक बार देख ही लेते हैं कि कंपैरिजन में भी क्या कहा गया है। बेसिस फॉर कंपैरिजन में सबसे पहला लिखा है मीनिंग। तो PERT is project management technique that is used to manage uncertain events of a project. Critical path method is a statistical technique of project management and manages well defined activities of the project. तो critical path अपन ने देखा ही था कि उसमें सारी activities define होने के बाद ही आप critical path निकाल सकते हो, इसलिए वो well defined activities होती हैं। What is it? It is a technique of planning and control of time. It is a method to control cost and time. तो PERT में आप क्या करते हो, टाइम को तो करते ही हो और प्लानिंग भी देख लेते हो, और CPM में आप जो है टाइम तो निकालते ही हो क्रिटिकल पाथ मेथड से, और कॉस्ट भी निकाल लेते हो कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कॉस्ट कितनी चाहिए। ओरिएंटेशन, PERT इज़ इवेंट ओरिएंटेड, कि एक इवेंट कब स्टार्ट हुआ और कब ख़त्म हुआ। और जो CPM होता है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। इवेंट और एक्टिविटी ओरिएंटेड कैसे, जैसे 1 और 2, ये दोनों जो थे वो दोनों के दोनों इवेंट्स थे, और एक्टिविटी इन दोनों के बीच का जो कनेक्टिंग पॉइंट था कि कितना टाइम आपको एक्टिविटी में लगा है, दैट इज़ योर एक्टिविटी। इवोल्यूशन, इट इवॉल्व एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, की R&D प्रोजेक्ट के तौर पर हुआ था। और क्रिटिकल पाथ मेथड नॉर्मली कंस्ट्रक्शन में होता है, क्योंकि लॉन्गेस्ट पीरियड अपन उसमें निकालते हैं। PERT is a probabilistic model और CPM is a deterministic model। probabilistic क्यों कहा PERT को, क्योंकि PERT में पूरा का पूरा ग्राफ जो नेटवर्क बनता है वो आ जाता है। क्रिटिकल पाथ एक सिंपल, एक जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होता है दैट इज़ द क्रिटिकल पाथ, इसलिए वो डिटरमाइंड है कि ये सबसे लॉन्गेस्ट पाथ ही आपका क्रिटिकल पाथ कहलाएगा। और PERT में जो है अलग अलग पाथ्स होते हैं, क्योंकि वो पूरा नेटवर्क इंक्लूड करता है, देयरफॉर इट इज़ अ probabilistic मॉडल। जो PERT है वो टाइम पर फोकस करता है, और CPM जो है टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ पर फोकस करता है, क्योंकि आप लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन निकालते हो तो उसके साथ साथ कॉस्ट भी आ जाते हैं। PERT जो है हाई प्रिसिशन देता है टाइम एस्टिमेट में, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स बता देता है, तो आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से पार्ट्स अवेलेबल हैं, तो प्रिसिशन जो ऑफ टाइम जो है वो ज़्यादा रहता है। CPM के अंदर इट इज़ अ रीजनेबल टाइम एस्टिमेट, लॉन्गेस्ट पाथ है तो रीजनेबली बता दिया कि इतना टाइम तो लगेगा ही। PERT में मैनेजमेंट होता है अनप्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज़ का, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। एक एक्टिविटी स्टार्ट हुई, दूसरी स्टार्ट हुई, इवेंट हुए, फर्स्ट इवेंट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, तो इस हिसाब से काफ़ी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, और यहाँ पर जो है प्रेडिक्टेबल एक्टिविटीज़ रहती हैं। नेचर ऑफ जॉब्स, PERT में नॉन रिपीटेटिव जॉब्स होते हैं, CPM में रिपीटेटिव नेचर के होते हैं। क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता PERT में। PERT तो आपको पता ही है कि अलग अलग जो पाथ्स हैं नेटवर्क में वो PERT के अंदर आते ही हैं, तो कोई डिफरेंशिएशन एज सच होता नहीं है। लेकिन क्रिटिकल पाथ मेथड में एक डिफरेंशिएशन होता है कि जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है दैट इज़ द क्रिटिकल पाथ। It is suitable for R&D projects and it is suitable for non-research projects like civil construction एंड बिल्डिंग। तो ये तो आपको पता ही है। ये वाला वैसे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप यही पूछ सकते हो कि किस लिए PERT एप्लीकेबल है और किस लिए CPM एप्लीकेबल है। ओके, तो इसको एक बार रिवाइज करिएगा, ये काफ़ी इजी है वैसे, इसमें इतना कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है और कोई भी आपको डाउट आता है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। डू नॉट हेजिटेट टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, एंड स्टार्ट डूइंग योर SM चैप्टर्स नाउ बिकॉज इट इज़ लेट। जो भी हो, जब जैसे भी हो, प्लीज़ जल्दी से अब अपना जो है इसको वाइंड अप करें, एंड क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस आई विल गिव यू एज सुन एज पॉसिबल। ओके, चलिए, लेट अस स्टॉप हियर एंड अपन नेक्स्ट उसमें पोर्टफोलियो एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे। ओके।